हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि सोशल साइंस का सब्जेक्टिव मॉडल पेपर बहुत जल्द लेकर आऊँगा, तो आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो इस वीडियो में हम हर क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। और अगर आप लोगों ने क्लास 10 का सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जो है सो पूर्णांक हमारा टोटल है 40। ठीक है। समय जो है सो हमारा दिया रहेगा 1.5 घंटा। और यहाँ कुछ हमारा जो है सो सामान्य निर्देश दिया गया है। सामान्य निर्देश में बताया गया है कि परीक्षार्थी जो है सो यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर देना है। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। प्रश्न 1 से प्रश्न 7 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम एक वाक्य में दीजिए। ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है। फिर प्रश्न 8 से प्रश्न 14 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है। लघुत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है। फिर जो है सो अगला हमारा जो निर्देश में दिया गया है कि प्रश्न संख्या 15 से प्रश्न 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम जो है सो 250 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है। ठीक है। तो ये समान निर्देश जो है सो हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर जो है सो आगे जो है सो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, लिखा गया है। हमारा जो है सो क्वेश्चन है, इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न है। जैसा कि जो है सो समान निर्देश में बताया गया है कि जो है सो 1 से 7 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इनमें से जो है सो आप हम लोगों को जो है सो 5 प्रश्नों का जो है सो उत्तर देना है इनमें से। ठीक है। इनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर हम लोग को देना है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। हेलो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है। जो है सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा है कि वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी। तो हमारा जो है सो वियना सम्मेलन की जो मेज़बानी की थी वो मेटरलिख ने की थी। किसने की थी? मेटरनिख ने की थी। ओके। फिर हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित की गई थी। तो जो भारत में जो प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल की स्थापना जो की गई थी 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी। ओके। देखिए इसमें जो है सो 2 क्वेश्चन इसमें निकल के आ रहा है, यानी कि 2 आंसर आ रहा है कि जो अगर पूछा जाए कि आधुनिक वस्त्र में जो कोलकाता में जो तो की गई थी। ठीक है। भारत में जो प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल की स्थापना जो है सो 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ब्लेयर क्लास्टर में जो है सो की गई थी। लेकिन ये जो है सो असफल हो गया था। क्या वो हो गया था? असफल हो गया था। तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। और सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना 1854 में मुंबई में कावसजी डाबर द्वारा खोला गया था। ठीक है। ये जो है सो सफल हुआ था। ठीक है। और जो हमारा जो असफल जो है सो आधुनिक वस्त्र मिल की स्थापना जो हुआ था वो 1818 में हुआ था। ठीक है। तो आप लोग को जो है सो क्वेश्चन जो है सो कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर में बोला गया है कि खरीफ फसल किसे कहते हैं। ठीक है। तो खरीफ फसल किसे कहते हैं? वैसी फसल जिन्हें हम जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर तक काटते हैं उसे खरीफ फसल कहते हैं। देखिए हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो हम लोग को पता होगा कि धान का जो रोपाई होता है वो जब बारिश होता है तब होता है। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि जून जुलाई में जो है सो बोते हैं और जो है सो जो खरीफ जो है सो अक्टूबर आते आते हम लोग को जो है सो धान जो है सो पक जाता है, यानी कि हम लोग उसे अक्टूबर तक काट लेते हैं। ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो है सो खरीफ फसल कहते हैं। ठीक। जैसे हमारा धान हो गया। ठीक है। और हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है वो चौथा नंबर में है कि लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियों की लिखें। ठीक है। तो चुनौतियों का मतलब क्या होता है? चुनौतियों का मतलब होता है रुकावट। ठीक है। कि लोकतंत्र में जो है सो 2 चुनौतियां जो है, यानी कि जो 2 रुकावटें हैं वो कौन कौन सी है। ठीक है। तो लोकतंत्र की 2 चुनौतियां निम्नलिखित है। बेरोजगारी। ठीक है। बेरोजगारी बेरोजगार नौजवान का शोषण राजनेताओं के द्वारा अपने हित के लिए किया जाता है। सही बात है। जो बेरोजगार नौजवान होते हैं उसका जो शोषण जो है सो हमारे जो नेता लोग होते हैं वो अपने हित के लिए करते हैं। अपने जो है सो सिर्फ जो है सो हित के लिए किया जाता है। ठीक है। और जो हमारा सो दूसरा जो है सो बोल रहा है कि शिक्षा का अभाव, सॉरी यहाँ भाव हो गया है, यहाँ पर अभाव होना चाहिए था। ठीक है। तो जो है सो लिखा है भारत में शिक्षा की भारी कमी है। बहुत सारे लोग अशिक्षित हैं जिसके कारण जनता लोकतंत्र का महत्व नहीं समझती है। बिल्कुल सही बात है। जब आप अशिक्षित रहेंगे
बहुत सारे भारत में जो है सो शिक्षा का बहुत कमी है और बहुत लोग अशिक्षित हैं। अब जब अशिक्षित रहते हैं तो उसको जो है सो उसको पता ही नहीं रहता है कि उसका जो है सो संविधान में जो है सो क्या हक मिला है, वो क्या कर सकते हैं, उसको जो है सो क्या क्या चीज़ें हक मिला है, तो वो उसको कुछ पता ही नहीं रहता है, जिसके कारण जो है सो लोकतंत्र का जो है सो रुकावटें पैदा हो जाती है। ठीक है, जब जनता जो है सो अशिक्षित रहेंगे, जब उसको पता ही नहीं रहेगा कि उसको क्या क्या हक मिला है, तो जो है सो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। ठीक है, तो ये से हमको लिख सकते हैं, तो आपका जो है सो आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, फिर जो पांचवा हमारा क्वेश्चन है वो हो रहा है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। ठीक है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं भाई, तो जो है सो पहला जो आंसर है हमारा, जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा कि वैसे सूची जिस पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हो। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो है सो वैसे सूची जिस पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर जो है सो कानून बनाते हैं। सिर्फ कोई एक नहीं बना सकते हैं। जैसे अगर चाहेगा तो, अगर राज्य सरकार अगर चाहे तो बना ले तो नहीं होगा, या फिर अगर केंद्र सरकार चाहे तो बना ले तो नहीं होगा। ठीक है, समवर्ती सूची का मतलब ही होता है कि जो है सो राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है सो दोनों मिलकर जो कानून बनाते हैं उसे जो है सो हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ विषय जो है सो मुख्य है। ठीक है, शिक्षा है ना, शिक्षा जो है सो समवर्ती सूची में आते हैं। स्वास्थ्य जो है सो समवर्ती सूची में आते हैं। पर्यावरण जो है सो समवर्ती सूची में आते हैं। विवाह जो है सो समवर्ती सूची में आते हैं। तलाक, बिजली, इस इत्यादि। ठीक है, तो जो अबर जो 3 तलाक, जो आप लोगों को पता होगा 3 तलाक जो है सो जो बंद हुआ है, वो जो है सो केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, तो ये जो है सो दोनों मिलकर जो है सो कानून बनाते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, तो समझ गया, कोई कन्फ्यूजिंग नहीं होनी है। तब चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को ना बिल्कुल बहुत अच्छे तरह से आप लोग समझिए। ठीक है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ऐसा ही क्वेश्चन है, अगर आप लोग इसको अच्छे तरह से नहीं समझिएगा तो एग्जाम में जो है सो नहीं लिख पाइएगा। और जो है सो इसको जो है सो अपने शब्दों में ही लिखिएगा, क्योंकि जब आप अपने शब्दों में लिखिएगा ना तो एग्जामिनर को लगेगा कि जो बच्चा लिखा है वो जो है सो सही लिखा है। ठीक है, बच्चा जो है सो समझ के लिखा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो जो है सो किताब में जो है सो उसका दिमाग में याद कर लिया और जाके वहाँ से सो छाप दिया है। ठीक है, एग्जामिनर को पता चले कि लड़का को जो है सो या रहा है। ठीक है, तो जो है सो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल अच्छी तरह से आराम से जो है सो एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा में लिखा है, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है। चलिए भाई, जो है सो मुद्रा को विनिमय का जो है सो माध्यम क्यों कहा जाता है, तो मुद्रा को जो है सो विनिमय का माध्यम इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम मुद्रा की सहायता से वस्तु या सेवाओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं। ठीक है, क्रय विक्रय कर सकते हैं, इसलिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा गया है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब जब मुद्रा जो है सो उसको अगर यदि हम जो मुद्रा से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ सामान खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और आसानी से जो बिल्कुल खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो जो विनिमय का माध्यम जो है सो मुद्रा जो है एक बहुत ही माध्यम है। ठीक है, बहुत ही अच्छी माध्यम है मुद्रा। ठीक है, क्योंकि इससे हम जो है सो क्रय विक्रय कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम बहुत आसानी से बेच भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि 7वां नंबर में विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है। विदेशी निवेश यानी कि विदेशी से जो निवेश करता है, विदेशी लोग जो हमारे देश में निवेश करता है या फिर किसी और देश में विदेशी विदेशी लोग निवेश करते हैं, उसे जो है सो हमारा जो निवेश के से क्या तात्पर्य है, आप इसे क्या समझते हैं। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि जब कोई विदेशी कंपनियां द्वारा हमारे देश में या हमारे देश के कंपनियों में निवेश करता है तो उसे विदेशी निवेश कहते हैं। ठीक है, जब कोई विदेशी कंपनियां, मान लेते हैं अगर हम अमेरिका से कोई कंपनियां हैं और वो जो है सो हमारे देश के जो कंपनियों से मिल के कोई बिजनेस खड़ा किया है और वो जो है सो चला रहा है, या फिर उसका कंपनी यहाँ काम कर रही है, तो वे विदेशी निवेश कहते हैं। ठीक है, विदेशी से जो है सो वो काम करते हैं। ठीक है, तो जो है सो ये हमारा हो गया। फिर हमारा जो है सो 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन में बोल रहा है, असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें। है ना, तो जो असहयोग आंदोलन में जो भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न जो तरीका था, वो कौन कौन से तरीका था जो असहयोग आंदोलन में सभी भारतीयों ने अपना जो है सो भाग लिया था और उसने किया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमारा आंसर है कि असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीका निम्नलिखित है। ठीक है, तो लिखा है, पहला हमारा जो सो
सरकार द्वारा दी गई सभी पद लौटा दिए गए एवं सरकारी नौकरियों को त्याग कर दिया गया। ठीक है, जो सरकारी जो नौकरियां थी, जितने भी सारे सरकार के द्वारा जो भी पद मिला था सबको, है ना, गवर्नमेंट नौकरी जो भी था, वो सरकारी नौकरियों को त्याग कर दिया गया असहयोग आंदोलन के चलते। ठीक है, तो ये हमारा जो है सो पहला है। फिर दूसरा जो है सो ऑप्शन, सॉरी, दूसरा जो है सो हमारा है कि सभी विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए एवं सभी शिक्षक ने त्यागपत्र दे दिया और जितने भी वकील थे वो मुफ्त में लड़ने बंद कर दिया। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट लोग थे जो स्कूल कॉलेज जितने भी थे, वो जो है सो छोड़ दिए। सभी शिक्षक ने त्यागपत्र दे दिया, जितने भी प्रिंसिपल, जितने भी टीचर थे, उसने त्यागपत्र दे दिया। और जितने भी वकील थे वो जो है सो मुकदमे यानी कि केस प्रयास जो भी होता है वो लड़ने से बंद कर दिए। ठीक है, फिर हमारा जो है सो अगला जो है सो जो विभिन्न जो तरीका है वो है विदेशी वस्तुओं को नकारा गया और एवं शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं कि शराब का दुकान है, उसमें जो है सो पूरा पैक कर देना, उसको ताला बंद कर देना। ठीक है, उसको जो है सो पूरी तरह से बंद करवा देना। ठीक है, इसको पिकेटिंग बोला जाता है। ठीक है, विदेशी वस्तुओं को नकारा गया, जो भी विदेशी सामान था उसे जो है सो नकारा गया। ठीक है, एवं शराब की दुकान को पिकेटिंग की गई, जो शराब की दुकान था उसको बंद करवाया गया। और बोला है कि गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, जो विदेशी जो कपड़े थी उसके जो है सो होली जलाई गई, मतलब जो कपड़ों को जो है सो जला दिया गया। ठीक है, फिर हमारा अगला जो है तरीका वो है सो लिखा है कि भारतीय व्यापारियों ने विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से साफ इनकार कर दिया। ठीक है, जो इंडियन जो व्यापारी थे, यानी कि भारतीय जो व्यापारी थे, जो विदेशी व्यापार में जो पैसा लगाने से साफ इनकार कर दिया। ठीक है, जो मान लेते हैं जो बाहरी से विदेश से जो आयात होता था, निर्यात होता था, आयात होता था, जो विदेशी व्यापारी थे, उससे जो है पैसा लगाना जो है सो बंद करवा दिया। जैसे बहुत सारी चीज़ें आते होंगे, जैसे मान लेते हैं पेट्रोल आता होगा इंडिया में, तो जो पेट्रोल आता है उसमें जो सो पेट्रोल जो व्यापारी लोग होते होंगे, उससे जो है उसको जो है सो पैसा जो है सो देना बंद कर दिया इंडियन व्यापारियों ने। ठीक है, तो इस तरह जो है सो असहयोग आंदोलन में जो है सो भारतीयों ने अपना जो है सो अपनाया। ठीक है, अब विभिन्न तरीकों को अपनाया। ठीक है, फिर हमारा 9वां क्वेश्चन है, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? चलिए भाई, क्यों बढ़ा देखते हैं। ठीक है, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का जो है सो औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? तो चलिए देखते हैं। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के निम्नलिखित कारण थे। क्या क्या कारण थे, चलिए देखते हैं। पहला जो है, ब्रिटेन पहले विश्व युद्ध में ऐसे उलझ गया था कि उसका पूरा ध्यान अपने देश के बचाव में लगा हुआ था, जिसके कारण ब्रिटेन भारत में अपने माल का निर्यात ना कर सका, इसलिए भारतीय उद्योगों का उत्पादन बढ़ा। देखिए, ब्रिटेन जो था ना वो पहले विश्व युद्ध में ऐसे उलझ चुका था कि उसका जो पूरा ध्यान जो है सो अपने बचाव में था। अब मान लेते हैं अगर कोई देश पे अगर संकट आ जाए, तो वो सबसे पहले क्या चाहेगा? सबसे पहले चाहेगा कि जो है सो अपना देश का जो है सो बचाव करें, फिर वो बाद में जो है सो कुछ भी करें। तो जिसके कारण जो है सो ब्रिटेन भारत में अपने माल का निर्यात ना कर सका। ठीक है, अपना भारत का जो सो भारत में कोई भी जैसे निर्यात नहीं कर सकता था, जिसके लिए भारत का जो उद्योग जो है सो उत्पादन बढ़ गया। ठीक है, और दूसरा जो है सो बोल रहा है कि इंग्लैंड की जितने भी कारखाने थी वो अपने माल बनाने को छोड़कर अपने सैनिक के सामानों को बनाने में जुट गई, इसलिए भारतीय उद्योगों को एक नया शुभ अवसर प्राप्त हुआ था। देखिए, जब इंग्लैंड में जब जब हो रहा था, जब वहाँ जब जो है सो युद्ध हो रहा था, तो जितने भी सभी लोग थे वो क्या कर रहे थे, सभी जो है सो माल, जितने भी उसका जो जब वो अपने जो है सो माल बनाने को छोड़कर अपने सैनिक के सामानों को, आने की जो है सो गोली, पिस्तौल, बारूद जो भी है ना, बंदूक जो भी थे, वो बनाने में जुट गए थे। ठीक है, इसलिए भारतीय जो उद्योगों को एक नया शुभ अवसर प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर हमारा जो है सो अगला जो है वो है कि भारत में बहुत सारे नए कारखाने खोल दिए गए। पुराने कारखाने कई पारियों में चलने लगे, कई भागों में चलने लगे, है ना, पारियों, है ना, भागों में चलने लगे। कारखानों में बहुत सारे नए मजदूरों को रखा गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक बढ़ा। देखिए, भारत भी जो जब उतने युद्ध हो तो चीज़ों को मांग जो है सो बहुत ज़्यादा होने लगा था। ठीक है, जब जो है सो युद्ध हो रहा था तब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ही मांग हो रहा था,
तो भारत में बहुत सारे नए कारखाने खोल दिए गए। बहुत सारे कारखाने जो है सो बहुत भागों में चलने लगे, पारियों में चलने लगे, और कारखानों में बहुत सारे नए मज़दूरों को भी रखा गया, जिससे जो है मज़दूरों को रोज़गार भी मिला। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो है सो विश्व युद्ध के समय भारत का जो है सो औद्योगिक उत्पादन जो है सो बढ़ा। ठीक है? तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं। चलिए, बोल रहा है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में क्या अंतर है। ठीक है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में क्या अंतर है, तो चलिए देखते हैं। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, क्या क्या अंतर है, चलिए देखते हैं। पहला जो है सो हमारा नवीकरण संसाधन, वैसे संसाधन जो एक बार खत्म हो जाए तो उसका पुनर्निर्माण किया जा सकता है। मतलब कि वैसे संसाधन जो वो हो, नवीकरण संसाधन वो होते हैं जो अगर एक बार ख़त्म हो जाता है तो उसका जो है सो पुनः निर्माण किया जा सकता है, उसको मतलब फिर से हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अपने जीवन में फिर से उपयोग किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लेते हैं कोई भी चीज़ है, अगर वो एक बार ख़त्म हो गया तो हम उसे फिर से हम लोग बना सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन उसे ही कहते हैं। ठीक है, और जो बोल रहा है कि नवीकरण संसाधन जो है सो सीमित मात्रा में है। ठीक है, ठीक है। जो है सो नवीकरण संसाधन जो है सो सीमित मात्रा में है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल इत्यादि। देखिए यहाँ पर सीमित नहीं होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर असीमित मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्योंकि अनवीकरण संसाधन, एक सेकंड देख लेते हैं इसको। ठीक है जी, बिल्कुल। यहाँ जो है सो असीमित होना चाहिए था, सीमित हो गया, तो ये असीमित मात्रा में है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन, जल इत्यादि। ठीक है, ये जो है सो असीमित मात्रा में उपलब्ध है। जैसे मान लेते हैं कि सौर ऊर्जा है, तो सौर आने की जब हम धूप, अगर जैसे हमें कोई सोलर सिस्टम है, अगर सौर ऊर्जा उसी को ना बोलते हैं। सौर जैसे मान लेते हैं धूप से जो है सो सोलर में आता है, उससे जो है सो बिजली उत्पन्न होता है। वो अगर ख़त्म हो जाए तो फिर जो है जब तक सूर्य रहेगा तब तक जो है उसको मिलते रहेगा। ठीक है, तो ये जो है सो असीमित मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, पवन ऊर्जा, जब तक हवा रहेगा तब तक पवन चलते रहेगा और उससे जो है सो ऊर्जा जो भी है सो मिलते रहेगा। जल जो है सो भी क्या है, नवीकरण संसाधन है, क्योंकि अगर एक बार जल मान लेते हैं अगर ख़त्म हो गया तो वो फिर वाष्प बन के ऊपर जाता है, और फिर से जो है सो वो जो है सो वाष्प बन के जो है सो फिर नीचे गिरता है, फिर उसका जो है सो वही प्रक्रिया चलते रहता है। तो जो है सो वो जो है सो नवीकरण संसाधन होता है। ठीक है, तो हमारा अगला जो है सो अनवीकरण संसाधन, वैसे संसाधन जो एक बार अगर ख़त्म हो गया तो फिर हमें उसे दोबारा अपने जीवन में नहीं उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि एक बार अगर ये ख़त्म हो गया तो हम लोग उसे दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर दोबारा नहीं मिलेगा तो उसे हम लोग अनवीकरण संसाधन है। ठीक है, ये जो है सो सीमित मात्रा में है। ठीक है, ये सीमित मात्रा में है, ये असीमित मात्रा में है। ठीक है, तो ये सीमित मात्रा में है। सीमित मात्रा मतलब एक अगर बोला जाए तो ये सीमित में ही है, ये असीमित नहीं है, मात्रा में उपलब्ध है। इसका ज़्यादा उपयोग करने से जो है सो ख़त्म हो सकता है ये। ठीक है, जैसे पेट्रोल, पेट्रोल क्या है, अगर मान लेते हैं इसको ज़्यादा यूज करेंगे, अगर ज़्यादा इसको हम यूज करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जैसे पेट्रोल ख़त्म हो गया। ठीक है, अब कोयला जो है, कोयला अगर जैसे इसका खनन हो रहा है, कोयले का जैसे जो खनन हो रहा है अभी, अगर वो अगर यदि ऐसे ही होता गया तो एक समय क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि जो है सो कोयला भी ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोल भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये सीमित मात्रा में है। ठीक है, कितना हम लोग उसको खनन कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस, जितने भी गैस है वो जो है अगर इसी तरह यूज होता गया, ठीक है, तो ये भी जो है सो एक दिन से क्या हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं इत्यादि। ठीक है, चलिए हम लोग 11वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन में बोल रहा है, दबाव समूह की गतिविधियां सरकार के कामकाज में कैसे उपयोग होती है। तो जो दबाव समूह होते हैं वो जो है सो सरकार के जो जितने भी कामकाज होते हैं वो कैसे जो है सो उपयोग करती है। ठीक है, तो हम लोग जल्दी अब आंसर देखते हैं। दबाव समूह की गतिविधियां सरकार के कामकाज में निम्नलिखित प्रकार से उपयोगी होती है। ठीक है, दबाव समूह सरकार को निरंकुश होने से रोकता है और लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। जो दबाव समूह होती है वो सरकार का जो कोई भी ऐसा काम नहीं करने देता है जिससे कि जो जनता को जो प्रॉब्लम हो। ठीक है, वो जो है सो सरकार के जो है सो हर कामों पे नज़र रखता है। ठीक है, निरंकुश होने से रोकता है। ठीक है, कोई भी काम ऐसा नहीं होने देता जिससे कि लोगों को प्रॉब्लम हो। ठीक है, अगला जो है सो दबाव समूह कई आंदोलनों के माध्यम से आम जनता को अपनी समस्याओं से अवगत कराती है और कुछ विशेष वर्ग के दबाव में आने से रोकती है। जो दबाव समूह है सो कई आंदोलनों के माध्यम से, बहुत सारे आंदोलन होते हैं, और अपनी समस्याओं से अवगत कराती है सरकार को कि देखिए हमारे ये समस्याएं हैं
और कुछ विशेष वर्ग को दबाव में आने से रोकता है। जो कुछ विशेष लोग होते हैं, कुछ विशेष वर्ग होते हैं, उसे जो है सो दबाव में आने से रोकती है। ठीक है। फिर हमारा अगला जो है सो क्वेश्चन नंबर 12 है कि श्रीलंका के समाज के जातीय बनावट की व्याख्या करें। ठीक है, बहुत ही अच्छा ही क्वेश्चन है कि श्रीलंका की समाज के जातीय बनावट की व्याख्या करें। तो श्रीलंका भारत के पड़ोसी देश हैं जी, बिल्कुल। हमारा इंडिया का जो सो पड़ोसी देश है जो है सो श्रीलंका। इसकी राजधानी कोलंबो है। ठीक है, इसकी जो राजधानी है कोलंबो है। श्रीलंका की आकार हरियाणा के बराबर है। श्रीलंका की जो आकार है ना, वो हमारा जो देश है ना, हमारा इंडिया, हमारा भारत प्यारा सा, उसका जो एक हरियाणा है ना, हरियाणा, वो हरियाणा के बराबर है श्रीलंका, है ना, बराबर है। और इनकी जनसंख्या भी हरियाणा के बराबर है। इनकी जनसंख्या भी हरियाणा के बराबर है। ठीक है। श्रीलंका में 3 भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। श्रीलंका में जो है सो 3 भाषा जो है सो बोलने वाले लोग रहते हैं। सिंघली, सॉरी यहाँ सिंघली होगा, ओके, सिंघली नहीं सिंघली 74% रहता है। तमिल जो है सो 18% रहता है। ईसाई जो है सो 7% रहता है। ठीक है। फिर जो है सो श्रीलंका में तमिल 2 प्रकार के हैं। जो श्रीलंका में जो है सो तमिल कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। ठीक है, श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल। ठीक है, कौन कौन है? श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल। ठीक है, जो तमिल श्रीलंका में पैदा हुए हैं उसे हम श्रीलंकाई तमिल कहते हैं, और जो तमिल भारत में पैदा हुए हैं उसे भारतीय तमिल कहते हैं। ऑब्वियसली जो तमिल में जो श्रीलंका में पैदा हुए होंगे उसको श्रीलंकाई तमिल कहेंगे, और जो भारत में जो पैदा हुए होंगे उसको भारतीय तमिल कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार श्रीलंका में इस प्रकार जो है सो जातीय बनावट श्रीलंका में जो है सो जटिल है। ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 12 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। फिर हमारा 13 क्वेश्चन है कि ऋण की शर्तों का उल्लेख करें। ठीक है, ऋण का क्या क्या शर्तें होती है। ठीक है, आप अगर ऋण लेने जाओगे, है ना, लोन लेने जाओगे, तो जो है सो आपको क्या क्या जो है सो मांगेगा, बैंक जो है सो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जो ऋण के लिए व्यक्ति को बैंक को अपनी आय का प्रमाण देना पड़ता है। ठीक है, अब जब अपना डॉक्यूमेंट्स, अब जब अगर मांगेगा आपका डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट्स मांगेगा तब आपको जो है सो ऋण मिलेगा। ऋण के लिए गारंटर होना जरूरी है। ठीक है, गारंटर होना जरूरी है। जो सो ऋण है सो ऋण के लिए जो है सो एक गारंटर होना बहुत ज़रूरी है, कि अगर ये जो है सो ऋण अगर नहीं दे पाएगा तो इसका ऋण जो है सो हम देंगे। ठीक है, इसलिए किसी का जो है सो गारंटर नहीं बनना चाहिए आप लोगों को, समझे? नहीं तो फिर बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला जो है सो देखते हैं। लिखा है जो है सो सिक्योरिटी के रूप में बैंक में कुछ जमा करना पड़ता है। ठीक है, सिक्योरिटी के रूप में आपको जो है सो बैंक में कुछ जमा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर ये जो इतने शर्तें हैं तब आपको जो है सो ऋण मिलेगा। ठीक है, इन तीनों चारों में से जो है सो आपको कोई भी सभी शर्तें जो है सो मानना पड़ेगा, तब जो है जब जाके जो सो आपको जो है सो बैंक जो है सो लोन देगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के किन्हीं 3 उद्देश्यों को लिखें। तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का 3 उद्देश्य निम्न है। ठीक है, क्या क्या देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार को प्रसार करना। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण एवं उसकी रक्षा करना। ठीक है, तो जो विश्व व्यापार का जो WTO के जो 3 उद्देश्य हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जितने भी व्यापार होता है उसको एक अलग लेवल में ले जाना है और अच्छी तरह से उसको बढ़ावा देना है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार को प्रसार करना है, पर्यावरण का संरक्षण एवं उसकी रक्षा करना है। ठीक है, तो इन सब सीरो उद्देश्य होता है जो है सो विश्व व्यापार संगठन में। ठीक है, आपको जो है सो बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक चलते हुए सुनाई देता होगा। ठीक है, तो आप लोग उसको इग्नोर कीजिए। ठीक है, क्योंकि जो है सो बगल में ही कुछ जो है सो अभी कुछ फंक्शन वगैरह हो रहा है, इसके कारण जो है सो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि बहुत कम ही आवाज़ जाए। ठीक है, तो चलिए उसको इग्नोर कीजिए और आपको जो है सो सब पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने के लिए ही आप जो है सो आपका जो दिमाग जो है सो इसमें क्वेश्चन पे रहना चाहिए, ना कि और कहीं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि मुद्रण संस्कृति जो है सो निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। ठीक है, तो चलिए क्यों लगता था देखते हैं। 18वीं सदी के यूरोप में निम्नलिखित कारणों से कुछ लोगों को यह लगने लगा था कि
मुद्रण संस्कृति से निर्गुण स्वाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। ठीक है, क्योंकि पुस्तकों के अधिक छपने तथा सस्ते होने के कारण समाज के हर वर्ग तक पहुंचने लगे थे। ठीक है, पुस्तकें जो सो अधिक छपने लगे थे, सस्ते होने के कारण समाज के हर वर्ग तक पहुंचने लगे थे। ठीक है, जो दूसरा है, और पुस्तकों के राजशाही और चर्च की आलोचना की जाने लगी। जो पुस्तकें थी उसमें जो से राजशाही और चर्चों की आलोचना करने लगी, तो लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगा पढ़ने में। ठीक है, तो इसलिए जो है सो कुछ लोगों को जो है सो यह मुद्रण संस्कृति जो है सो बहुत ही अच्छा लगने लगा। यूरोप के ज़्यादातर हिस्से में साक्षरता दर बढ़ने लगी। जब किताबें पढ़ने लगी तो जो यूरोप में जो सभी लोग साक्षरता दर बढ़ने लगा। ठीक है, और इसके बाद जो है सो अगला है, बोल रहा है कि यूरोपीय देशों में साक्षरता और स्कूलों के प्रसार के साथ लोगों में जैसे पढ़ने का जुनून पैदा हो गया। लोगों को किताबें चाहिए थी, इसलिए मुद्रक ज़्यादा से ज़्यादा छपने लगी। ठीक है, लोगों को जो है सो पढ़ने में बहुत अच्छा लगने लगा, जुनून पैदा हो गया। लोगों को है जो सो किताबें चाहिए थी, तो जो सो मुद्रक जो है ज़्यादा छपने लगी। ठीक है, जब देखिए चीज़ों का सबसे ज़्यादा डिमांड होगा ना, तो वो जो है सो चीज़ है या फिर प्रोडक्ट जो है सो बहुत ज़्यादा ही बनेगा। ठीक है, तो जैसे मान लेते कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर उसका ज़्यादा डिमांड हो जाएगा तो उस कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो जो है सो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका जो है सो बनाएगा वो कंपनी। ठीक है, तो चलिए अगला की ओर चलते हैं। लिखा है, मुद्रण संस्कृति के आगमन के बाद आम लोग भी अज्ञानी को तथा ज्ञानी को तथा यहाँ ज्ञानी होगा, ज्ञानी को तथा दार्शनिकों का विचार अधिक रखने लगे। जब लोग जो है सो पढ़ने लगे, जब लोगों के पास दिमाग आने लगा, तो जो सो सभी लोग अपने आप जो है सो ज्ञानी होने लगे, दार्शनिकों की बात विचार करने लगे, अच्छे अच्छे बातें रखने लगे लोगों के पास। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 नंबर का है कि लोकतंत्र की परिस्थिति में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लोकतंत्र की जो परिस्थिति में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लिखा है, पूरी दुनिया भर में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ धर्म, जाति, भाषा या आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। पूरी दुनिया में जो है सो ना धर्म और जाति, भाषा, आर्थिक स्थिति के आधार पर जो है सो पूरा भेदभाव होता है। ठीक है, कहीं भी ऐसा जगह नहीं है जिसमें जो है सो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर जो सो भेदभाव ना हो। ठीक है, लेकिन यह केवल लोकतंत्र में ही संभव है कि हर प्रकार की विविधता और विभिन्नताओं में आपसी समझ से बैठाया जा सकता है। लेकिन जो है सो अगर इसका जो समाधान है वो ऐसो लोकतंत्र में ही जो है सो समाधान है, क्योंकि लोकतंत्र में ही जो है सो संविधान बनाया गया है, उसको अच्छी तरह से जो है सो अच्छा किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लिखा है, लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार है, इसमें अमीर और गरीब के वोट का समान मूल्य है, इससे कोई भेदभाव नहीं है। लोकतंत्र में सभी का समान जो है सो अधिकार होता है। ऐसा नहीं कि कोई गरीब वोट एक दिया है और जो है सो सभी अमीर लोग का जो है सो अलग माने रखा जाएगा। ठीक है, गरीब हो या फिर अमीर हो, सबका जो है सो समान वोट का जो है सो मान्य होगा। ठीक है, अगला जो है सो लिखा है, लोकतंत्र में पुरुष व महिलाओं को बराबर का अधिकार जो है सो प्रदान किए गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि महिलाओं को कम और पुरुषों को ज़्यादा दिया गया है। महिलाओं और पुरुषों को सबका जो है सो अधिकार जो है सो समान दिया गया है। पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी अपना व्यवसाय सुनने नहीं, इसका व्यवसाय जो है सो सुनने नहीं होगा, है ना, चलाने का पूरा अधिकार है। ठीक है, चलाने का अधिकार होगा। ठीक है, तो जो है सो अपना जो है सो व्यवसाय जो है सो का पूरा अधिकार है महिलाओं को। ऐसा नहीं है कि जो है सो सिर्फ पुरुषों लोग ही अपना व्यवसाय यानी कि बिजनेस कर सकते हैं, महिलाएं लोग भी अपना बिजनेस कर सकती है, ये हमारे संविधान में लिखा गया है। ठीक है, लोकतंत्र में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों को समान महत्व है, दोनों ही एक दूसरे को भावनाओं का आदर और सम्मान करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि अल्पसंख्यक जो कम है और बहुसंख्यक जो ज़्यादा है, सबका जो है सो जो उसका जो फीलिंग है यानी कि महत्व है, सबको भावनाओं को जो है सो आदर और सम्मान करता है लोकतंत्र। ठीक है, फिर अगला है, सामाजिक समूहों के टकराव को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, परंतु लोकतंत्र के माध्यम से सभी को सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। बोल रहा है कि जो जाति और धर्म के नाम पर झगड़ा करते हैं उसकी पूरी तरह से तो हम लोग समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन उसका जो है सो पूरी तरह लोकतंत्र के माध्यम से हम सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। मतलब कि दोनों तरह से जो सो समाधान कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उसको जो बता सकते हैं और दोनों को जैसे लड़ने से रोक सकते हैं। ठीक है, ये हमारे संविधान में बताया गया है। अगला है, लोकतंत्र ही यह संभव बनाता है कि किसी भी जाति के लोग, किसी भी धर्म के लोग बसों और रेलगाड़ियों में इकट्ठे होकर सफर कर सकते हैं
और होटलों में या किसी स्थान पर रुकने से कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी हो, है ना, कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति के हो, कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है। वो बसों में सफ़र कर सकता है, रेलगाड़ियों में ट्रैवल कर सकता है, वो ऐसे कहीं भी रह सकते हैं, कोई भी होटलों में वो ऐसे किसी भी स्थान में रुक सकते हैं, खाना खा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं दिया गया है। ठीक है। हमारा जो 17वां क्वेश्चन है वो लिखा, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका को विवेचना कीजिए। एक अर्थव्यवस्था यानी कि एक इकोनॉमिक में जो है सो मुद्रा की क्या जो है सो वैल्यू है, भूमिका है, उसका जो है विवेचना करना है। तो चलिए हमारा जो है सो एक अर्थ देखते हैं। एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका निम्न प्रकार से है। तो हमारा पहला है, मुद्रा आवश्यकताओं को दोहरे संयोग की समस्या को आसानी से सुलझाती है। ठीक है। मुद्रा जो है सो दोहरे सहयोग की समस्या को आसानी से सुलझाती है। ठीक है। मुद्रा वस्तु विनिमय को समस्या को दूर करती है। वस्तु विनिमय की समस्या को दूर करती है। अगर आपको जो है सो कुछ भी चाहिए तो आप पैसा देके आराम से खरीद सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पैसा, कुछ सामान के बदले आपको सामान देना पड़ेगा। ठीक है। आपको जो है सो पैसा आपके पास है तो आप कुछ भी खरीद सकते हो। ठीक है। इसके बाद मुद्रा लेन देन की सुविधा को सुविधाजनक बनाती है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पास पैसा है तो आपको लेन देन में बहुत अच्छा ही लगेगा। आपके पास अगर सामान के बदले सामान है तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम आएगा। ठीक है। अगला जो है सो मुद्रा मुद्रा की सहायता से हम किसी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप जो है सो मुद्रा की सहायता से जो किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। मुद्रा की द्वारा व्यापारिक सफलतापूर्वक पूरी की जाती है। जो मुद्रा के द्वारा आप एक बिजनेस अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है। व्यापारिक सफलतापूर्वक की जा सकती है। मुद्रा की सहायता से स्थान से वस्तुओं को खरीद करके दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। ठीक है। अगर आपके पास पैसा है, मुद्रा है, तो आप जैसो किसी भी वस्तु को खरीद करके, अगर मान लेते हैं आप यहाँ पर वस्तु को खरीद करके दूसरे स्थान पर बेच सकते हैं और अच्छा खासा जो है सो मुनाफा जो है सो कमा सकते हैं। ठीक है। यही लोग, बिजनेसमैन लोग यही करता है कि कम दाम पे जो है सो वो अपना उठाता है और दूसरी जगह जो है सो ज़्यादा दाम पे बेचता है, तो उसको जो है सो मुनाफा होता है। ठीक है। हमारे अगला बोल रहा है कि हाँ, राष्ट्रीय आय की गणना में मुद्रा की विशेष भूमिका है। अगर मान ले कोई भी राष्ट्र है, उसका जो है सो आय का जो अगर गणना की जाए, उसका आय का पता किया जाए, तो मुद्रा की बहुत भूमिका होती है। ठीक है। हमारा अगला है जो है सो बोल रहा है, देश की राष्ट्रीय आय की गणना मुद्रा में की जाती है, जो देश के निवासियों का जीवन स्तर को दर्शाती है। इस प्रकार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की बहुत ही अहम भूमिका होती है। इस प्रकार हम देखे हैं कि कोई भी देश का जो है सो मुद्रा का जो वैल्यू होता है, उसका बहुत ही भूमिका अधिक होता है। ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, जल दुर्लभता क्या है। ठीक है। जल जो दुर्लभता है वो क्या है, यानी कि जल की जो कमी है वो क्या है, जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। ये तो बहुत आसान है, आप लोग खुद भी इसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं और अच्छा से डिफाइन करके। तो चलिए देखते हैं। बोला गया है कि जल दुर्लभता हम जानते हैं कि जल जो है सो सॉरी यहाँ पर ही जल होना चाहिए। जल एक ऐसा संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होगा। हम लोग सभी लोग जानते हैं जो है सो जल है सो नवीकरणीय संसाधन है, वो जो है कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन जल के असमान वितरण, यानी कि अर्थात कहीं पर जल अधिक है तो कहीं कम। असमान वितरण का मतलब हुआ कि जो है सो जल जो है सो कहीं कम मिलेगा आपको या फिर कहीं ज़्यादा। ठीक है। जल की अत्यधिक मांग एवं जल की गलत उपयोग के कारण जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। ठीक है। जल का जो है सो अधिकतर मांग और उपयोग के कारण जो है सो जल स्तर जो है सो लगातार नीचे जा रहा है तथा जल की जो है सो कमी हो रही है। जल की इस कमी को ही जल दुर्लभता कहते हैं। जी बिल्कुल। जल का जो है सो कमी को ही हम लोग क्या कहते हैं, जल दुर्लभता कहते हैं। अगला जो हमारा ये बोला गया है कि जल संसाधन के जो है सो उपाय क्या क्या है। तो जल संसाधन के उपाय हैं, वर्षा जल संग्रहण करके, जो वर्षा होता है उसका जो संग्रह करके जमा करके जो है सो हम लोग जल संसाधन को बचा सकते हैं। ठीक है। जल अधिक से अधिक जो है सो पेड़ लगाकर, सॉरी यहाँ पर हो गया है पेड़ लगा के। ठीक है। यहाँ पेड़ लगाकर जो है सो हम लोग जल को बचा सकते हैं। नदियों पर डैम बनाकर जो है सो हम लोग जो भी संसाधन को बचा सकते हैं, जल संसाधन को बचा सकते हैं। ठीक है। जल को प्रदूषण से बचाकर, जल को प्रदूषण हो जाता है आजकल देखते होंगे नदियों में बहुत सारे जो है सो शहर से आके पाइप को नदी में ला के रख देते हैं, जो है नदी है सो प्रदूषित हो जाता है। तो जो है सो प्रदूषण को रोक कर को हम लोग भी जल संसाधन को जो है सो कर सकते हैं। खेतों में सिंचाई के लिए नई तकनीक अपनाकर जो है सो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी
पानी जो है सो बह रहा है खेतों में तो बेकार हो जाएगा। इसलिए हम लोग अच्छी नए नए तकनीकों को अपनाकर जो है सो खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। फिर हमारा अगला जो है सो पेड़ पौधों की कटाई पर रोक लगाकर पेड़ पौधों की जो कटाई हो रहा है उसको भी रोक करके हम लोग जो है सो पेड़ जल संसाधन को जो है सो संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, बिना मतलब नल को खुला ना छोड़कर, जैसे मान लेते कोई भी बहुत सारे आप शहरों में देखते होंगे कि नल को जो है सो खुला छोड़ दिया गया है। ठीक है, बहुत सारे रेलवे स्टेशन में भी मैंने देखा है कि जो सो नल जो है सो खुला ही है, पानी गिर रहा है तो वो जो पानी का जो सो बर्बाद होता है। ठीक है, तो ये सब सारा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में प्रदर्शित खनिज उत्पादक केंद्र एवं पतन के नाम का मिलान करें। हजारीबाग, अजमेर, लोह अयस्क क्षेत्र, विशाखापट्टनम और मंगलुरु। ठीक है, तो नीचे आप लोग देख सकते हैं एक मैपिंग है, इसमें 1 2 करके दर्शाया गया है। ठीक है, पहला हमारा 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। ठीक है, तो ये सब हमारा दर्शाया गया है। तो ये जो पहला हमारा जो बोल रहा है, पहला जो है सो क्या बोला है, फर्स्ट में आपका बोला गया कि मिलान करें हजारीबाग। तो हजारीबाग हमारा कहाँ है, झारखंड में, तो हमारा झारखंड में हो जाएगा दूसरा नंबर में। ठीक है, इसके बाद जो है सो अगला हमारा बोला गया है, अगला बोला गया है अजमेर। अजमेर जो है सो हमारा है राजस्थान में, तो राजस्थान हमारे एक नंबर की ये हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा जो है सो अगला जो है सो क्या है, अगला हमारा बोला गया है लोह अयस्क क्षेत्र। तो लोह अयस्क क्षेत्र जो है सो हमारा उड़ीसा में है, तो उड़ीसा कहाँ है, उड़ीसा 3 नंबर में जो आएगा सो उड़ीसा है। ठीक है, 3 नंबर का जो स्टेट है यहाँ पर हमारा उड़ीसा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा अगला जो है सो विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम जो हमारा आएगा वो आएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश हमारा कहाँ है, आंध्र प्रदेश हमारा जो है सो 4 नंबर में आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, और जो है सो हमारा लास्ट जो है वो बोला गया है, देख लेते हैं। और विशाखापट्टनम हो गया, फिर हमारा जो है सो बोल रहा है मंगलुरु। ठीक है, तो मंगलुरु कहाँ है, मंगलुरु जो है सो हमारा लास्ट जो 5 नंबर में बेंगलुरु जो है सो यहीं पर ही जो है सो मैंगलुरु बोला जाता है इसको। तो ये जो है सो मैंगलुरु 5 नंबर का। ठीक है, तो जो है सो हमने जो है सो पूरा जो है सो क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, और कोई सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तब तक आप अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमको बहुत मोटिवेट करता है और आगे वीडियो बनाने का। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, है ना, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।